चलिए अब पढ़ते हैं द्रव्यमान केंद्र की गति। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र की गति, मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। कोई पिंड है और वो कई कणों से मिलकर के बना है, तो अभी हमने आपको बताया कि उसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो इस तरीके से काम करता है कि उस पिंड में जितने भी कण हैं उन कणों पर जो भी बल लग रहा है वो बल मानो ऐसे काम करता है जैसे किसी एक बिंदु पर सभी बल मिलकर के काम कर रहे हैं। कोई निकाय है जो n कणों से मिलकर के बना है और जब उसमें कई कण हैं तो कईयों के द्रव्यमान मान लिया हमने कि m1 m2 m3 डॉट 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 mn तक हैं और मूल बिंदु के सापेक्ष उनके स्थिति सदिश जैसे अभी हम बता रहे थे r1 r2 r3 वगैरह वगैरह। तब उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश जो होगा वो होता है RCM वेक्टर और निकलेगा कैसे m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस डॉट 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 mn rn वेक्टर बटे सभी कणों का द्रव्यमान का योग। ठीक, सभी कणों के द्रव्यमान का योग पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान कहलाता है। मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं RCM वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस डॉट 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 mn rn वेक्टर बटे कुल द्रव्यमान कैपिटल M। अगर हम इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दें, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब है विस्थापन, ये जो द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश है इसके परिवर्तन की दर निकालना है। किसी भी राशि का अवकलन करना मतलब उसका गति में परिवर्तन की दर को ज्ञात करने के बराबर होता है। DRCM वेक्टर बटे dt, इस m को हम यहां ले आते हैं, आगे लिख लेते हैं, बराबर m1 dr1 वेक्टर बटे dt प्लस m2 dr2 वेक्टर बटे dt प्लस डॉट 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 mn drn वेक्टर अपॉन dt। अब एक बात समझिए, ये RCM या ये R1 स्थिति सदिश है और स्थिति सदिश परिवर्तन की जो समय दर होती है उसको हम वेग कहते हैं। विस्थापन की समय परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो ये मिल जाएगा हमको VCM वेक्टर, यहां पर आ जाएगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस डॉट 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 mn vn वेक्टर। अभी स्थिति सदिश चल रहा था r1 r2 r3, अब ये वेग चलने लगा v1 v2 v3 डॉट डॉट डॉट। अगर हम इसका पुनः अवकलन कर दें तो वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। यहां पर लिख लेते हैं t के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर m से कोई मतलब नहीं है, dVCM अपॉन dt बराबर m1 dV1 बटे dt प्लस m2 dV2 बटे dt प्लस डॉट 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 mn dVn बटे dt। और हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन की समय दर dV अपॉन dt है वेग परिवर्तन की समय दर और वेग परिवर्तन की समय दर को कहते हैं त्वरण। तो यहां पर आ जाएगा m ACM वेक्टर बराबर m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस डॉट 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 mn an वेक्टर। अब ये a1 क्या है, एक कण का त्वरण है, a2 क्या है, दूसरे कण का त्वरण है, a3 क्या है, तीसरे कण का त्वरण है। किन कणों का त्वरण है? जिस निकाय की हम बात कर रहे हैं वो निकाय जितने कणों से मिलकर के बना है उनके त्वरण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गति के द्वितीय नियम अगर हम देखें द्वितीय नियम से, तो द्वितीय नियम कहता है कि लगने वाला बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अगर पहले कण पर बल लग रहा है F1 तो द्रव्यमान m1 a1 हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर निकालेंगे MACM वेक्टर बराबर m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस डॉट 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 mn an वेक्टर।
ये हो गया, अरे ये तो वैसे लिख दिया हमने, उसको हम लिख लेते हैं F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस डॉट 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 F वेक्टर। और ये क्या थे, F1 क्या था, पहले कण पर लगने वाला बल, F2 दूसरे कण पर लगने वाला बल, ये एक्सटर्नल फोर्स थे जो हम इन कणों पर बल आरोपित कर रहे थे। अगर हम इन सबका योग देखें तो ये बल करके आ जाएगा F एक्सटर्नल फोर्स। मतलब कहने का तात्पर्य ये निकला कि निकाय का समस्त द्रव्यमान m और द्रव्यमान केंद्र का त्वरण का गुणनफल एक ही बिंदु पर काम करता है और इस तरीके से काम करता है कि सभी कणों पर लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब ये हुआ कि ये जो बाह्य बल हमने आरोपित किया है, ये बाह्य बल भी उसी बिंदु पर कार्य करता है जिस बिंदु पर द्रव्यमान केंद्र होता है। यानी कि ये मान के चलिए कि निकाय का समस्त द्रव्यमान मान लो एक ही बिंदु पर काम करता है और उस पर लगाए गए बल भी उसी बिंदु पर कार्य करते हैं।